चलिए देखते हैं सीटेट सॉल्व पेपर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है ये, जूनियर स्तर का 6 से लेकर 8 तक सामाजिक विज्ञान, ठीक है, हिंदी, संस्कृत और बाल विकास शिक्षा शास्त्र सॉल्व पेपर है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आज हम लोग 2016 का क्वेश्चन देखेंगे। कितना? 2016 का 10 नंबर सेट, ठीक है, 18 सितंबर 2016, ठीक है। चलिए देखते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2016 क्लास 6 से लेकर 8 तक है। व्याख्या सहित हल प्रश्न कब का है? 18 सितंबर 2016 का है, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र देखेंगे। चलिए देखते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। क्या कर सकती है? संबोधित कर सकती है। क्या कर सकती है? यानी भिन्नताओं, पहला कह रहा है भिन्नताओं को स्वीकार करके उसे महत्व देकर। बी कह रहा है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। सी कह रहा है विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, ठीक है। तीनों ABC तीनों होगा, ठीक है। यानी कह रहा है, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहा है एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधताओं को संबोधित कर सकती है यदि उसे व्यक्तिक भिन्नता की पूर्व समझ हो, क्योंकि प्रत्येक बालक की अपनी अलग मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सांवेदिक भिन्नता व योग्यता होती है। अतः शिक्षिका को चाहिए कि व्यक्तिक भिन्नता को स्वीकार करे और उसे महत्व दे तथा बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करे और विभिन्न अधिगम शैलियों का समायोजित करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित व संपादित करे। अब दूसरा कह रहा है कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढाका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों को आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? किसका कर रही है? दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी कर रही है। किसी भी वस्तु को छूकर उसके आकार, रूप, प्रकार के बारे में अनुभव करने या महसूस करने की दिव्य शक्ति दृष्टिबाधित विद्यार्थियों में ही पाई जाती है। अतः छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग शिक्षिका दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी के लिए करती है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। यानी प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और सूचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे बालकों को सामान्य शिक्षा के साथ साथ ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने की अवसर दे ताकि वे अपनी विशेष योग्यता के कारण अधिक ज्ञान का अर्जन कर सकें। चौथा कह रहा है विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विद्यार्थियों में, ऑप्शन नंबर बी यानी ए और बी होगा। यानी कह रहा है विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है। बी कह रहा है विद्यार्थी विद्यालय में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। यानी प्रत्येक बालक की अपनी विशेष प्रकार की योग्यता व क्षमता होती है जिसके आधार पर बालक का मानसिक व बौद्धिक विकास होता है तथा इसी आधार पर उनमें विशेष प्रकार की आवश्यकताओं का सृजन होता है जो उन्हें अन्य बालकों से विशिष्टता प्रदान करती है। अतः जब विद्यालय द्वारा इस विभिन्नता के नज़रअंदाज कर शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो, विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती तो विद्यार्थी असफल होते हैं जो शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन का कारण बनता है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इनके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा जब विद्यार्थी किसी नई वस्तु का अधिगम करता है तो उस पर उसके पूर्व ज्ञान, मनोवृत्ति, समाज, संस्कृति, वातावरण, भाषा इत्यादि का प्रभाव पड़ता है।
इसी कारण जब दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी वे अपने मनोवृत्ति और परिवेश के आधार पर भिन्न अर्थ लगाते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रीय पटचार्य रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या करता है, सक्रिय और सामाजिक है। यानी राष्ट्रीय पटचार्य रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या है, सक्रिय और सामाजिक है। राष्ट्रीय पटचार्य की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है, अर्थात बालक सक्रिय वैज्ञानिक अन्वेषण होते हैं, वे सक्रिय रहकर अपने ज्ञान का निर्माण करता है। इसी प्रकार अधिगम सक्रिय होने के साथ साथ सामाजिक अंत प्रक्रिया भी है, जिसे रचना समाज में होती है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। ठीक है, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार अपने अधिगम का क्या अनुवीक्षण करें। ठीक है, विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह विद्यार्थी को सिखाए कि किस प्रकार से वह अपने अधिगम को अनुवीक्षण करें। अब 8वां नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो वह विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि ठीक है यानी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो उन्हें ऐसे अधिगम प्रक्रिया में लगाना चाहिए जिससे वे सक्रिय रूप से भाग ले, जैसे सवाल पूछना, तर्क करना, निर्णय लेना आदि गतिविधियों के द्वारा सीखे, ताकि उनमें समस्या समाधान, सामाजिकता, समान ज्ञान, तर्क शक्ति आदि में परिणमता आ सके। ठीक है, अब है 9वां नंबर क्वेश्चन है, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं में जानना क्या है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, कह रहा है यानी शिक्षक कक्षा में प्रस्तावित कौशल के माध्यम से बच्चों को पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तत्पश्चात वह नए ज्ञान या पाठ्य वस्तु को बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए सार्थक रूप से प्रस्तुत करते हैं। अर्थात बच्चों की भोली अवधारणाओं की जानकारी से शिक्षक शिक्षण को सार्थक तथा रोचक बना सकता है। ठीक है, अब 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करता है। क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कह रहा है ABCD 4 होगा, यानी शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षार्थी की उत्प्रेरण, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सार्थक अधिगम है। सार्थक अधिगम क्या है, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। ठीक है, सार्थक अधिगम है। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विद्यार्थी के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं है, लेकिन ABC है। यानी बच्चों को एक रहा है, इन बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकें। दूसरा कह रहा है, विद्यार्थी को उद्देशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर कक्षा में आते हैं। ठीक है, और डी कह रहा है, विद्यार्थी से उच्च स्तर के प्रश्नों को उत्तर की अपेक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ठीक है, यानी एकरा विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक मापन हो सकता है, मापन विकास का नहीं होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, ये सही है। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। ऑप्शन नंबर डी है, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तित्व भिन्नताएं बहुत होती है। विकास का अर्थ व्यापक है, शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि विकास भी होता है। विकास से परिवर्तनों को सिर्फ अवलोकित किया जा सकता है, जैसे आंतरिक परिवर्तनों एवं योजनाओं को केवल अवलोकित किया जा सकता है। अब इसका मापन नहीं किया जा सकता है क्योंकि विकास गुणात्मक परिवर्तन है, न कि मात्रात्मक या परिणात्मक। ठीक है, अब 14 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। यानी बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। अब मोर्स एवं बिंगो का मत है, मानव व्यवहार
कि प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अनुनय क्रिया का फल है। इसलिए वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अनुनय क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। अब विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? क्या सत्य है? विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय समाजीकरण का एक क्या है? महत्वपूर्ण कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि बालक जब विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तो वहाँ वह सामाजिक कार्यों में भाग लेना, नए मित्र बनाना आदि सीखता है। धीरे धीरे वह किसी न किसी टोली का सदस्य बन जाता है जो बालक में अनेक सामाजिक गुणों का विकास करती है। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? कौन सा है? किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। यानी किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह चरण क्या है? स्थिर है। यानी कह रहा है, पियाजे ने कहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी बच्चों में विकासात्मक चरण एक ही समय पर दिखाई पड़े, परंतु यह निश्चित है कि सभी बच्चों की विकास के सभी चरणों से गुजरना पड़ता है। अर्थात संज्ञानात्मक विकास के किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि सभी चरण निश्चित व स्थिर है। अब जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं जहां वह बाहरी आकृतियां बदल जाए। ठीक है। अभी जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में से तीसरी अवस्था मूर्त सक्रिय अवस्था है। इस अवस्था के दौरान बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में पर्याप्त निपुणता हासिल कर लेता है। ये योग्यताएं हैं विचारों की विलोमीयता, संरक्षण तथा क्रमबद्धता, पूर्ण अंश संप्रत्ययों का उपयोग। संरक्षण संप्रत्यय के अंतर्गत बालक यह समझने लगता है कि किसी भी भौतिक वस्तु की आकृति बदल देने पर भी उनके मूल गुणों पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला का चौथा। ठीक है। यानी संगीतात्मक क्या होगा? मूर्तिकार। भाषिक दूसरा का दूसरा यानी भाषिक कवि। अंतर्देवीय क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 चिकित्सा। स्थानिक तीसरा खिलाड़ी। स्थानिक क्या होता है? खिलाड़ी। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, लेव वायोस्की के अनुसार क्या है? भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदलता है। यानी वायोस्की के अनुसार भाषिक जो विकास होता है, भाषा का विकास मानव चिंतन को क्या करता है? स्वभाव में बदलता है। ठीक है। जो बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। अब 20 नंबर क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, यानी कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन में मूलतः पुरुषों के नमूनों पर अधिकृत रखा है। ठीक है। यानी कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है, जिसमें वे एक आलोचना यह है कि कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर अधिकृत रखा है, इनमें स्त्रियों को शामिल नहीं किया गया है। दूसरी आलोचना यह की जाती है कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करना है। यानी अधिगम के आकलन के माध्यम से विद्यार्थियों में अधिगम के मूल्यों को स्वीकार करने व उसके किसी विशेष मूल्य के प्रति अधिक लगाव या अभिरुचि प्रकट करते हुए उसके पालन के लिए वचनबद्ध होने की योजना को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। अब 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, यानी बच्चों के अनुभव और आवाज़ों को प्रमुखता देना। यानी बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को क्या है? प्रमुखता देना। ठीक है। यानी संकल्पना रूसो ने की थी। यानी बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ जिससे बालक रुचि योग्यता अनुभव आदि का महत्व दिया जाता है, इसकी संकल्पना रूसो ने दी थी।
अब है 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और बायोस्की की दृष्टि का सही वर्णन करता है? कौन करता है? यानी ऑप्शन नंबर सी कर रहा है, यानी भाषा और विचार के बारे में पियाजे और बायोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और बायोस्की के अनुसार भाषा के विचार पर भी भारी प्रभाव पड़ता है। दूसरे शब्दों में पियाजे का मानना है कि विचार का जन्म बच्चों के अनुभव और उसके परिपक्वता के फलस्वरूप होता है, जबकि बायोस्की का मानना है कि विचार का जन्म सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा होता है, जिसमें भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगी? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? किसको करता है? लड़की और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारण। लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारण के प्रश्न में दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है कि लड़की और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा है। अब है 25 नंबर क्वेश्चन, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा है? यानी आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे शक्ति और रिक्तियों को देख सके और शिक्षा तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। आकलन एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है अथवा नहीं। अर्थात आकलन से शिक्षक विद्यार्थियों के शक्तियों कमियों को देखकर तदनुसार उनका मार्गदर्शन कर सके। इसलिए आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन अनुप्रयोग भी होना चाहिए। अब 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। यानी समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ ही उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। यानी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में यह उपबंध करता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए ताकि वे अपने संपूर्ण विकास करते हुए समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना योगदान दे सकें। अब 27 नंबर क्वेश्चन है, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या है? समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। यानी जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहाँ एक प्रभावी शिक्षक समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा और उनके व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण करेगा जिसमें सभी विद्यार्थी अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार अपने ज्ञान का निर्माण कर सके। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांत का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। सिद्धांत है और वर्णन है, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है इसका आंसर ए होगा, यानी पहला का चौथा। चलिए इसका डायरेक्ट इसका आंसर देख लेते हैं। मिलान कर रहा है, यानी समीप दूरभाषित दिशा, यानी शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। सिर पदाभिमुख शिक्षा, सिर से पैर का क्रम। अब अंतर्वैयवीय विविधता, यानी विभिन्न बच्चों के भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतरावैयक्तिक भिन्नता, यानी किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी भिन्नता हो सकती है, ठीक है। अब है 29 नंबर क्वेश्चन, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी, यानी संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समावेशकों से सीखना क्या होता है? सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समावेशकों की स्वीकार्यता बढ़े। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समन्वयकों में से सीखना सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे स्वयं समन्वयकों की सक्रियता बढ़े, ठीक है। अब देखते हैं हिंदी में गद्यांश दिया है। गद्यांश हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। गद्यांश पढ़ के हम लोग से कोई फायदा नहीं है। चलिए एक बार हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। ये गद्यांश कोई फायदा नहीं है पढ़ने से, टाइम भी नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन करा है, संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों
को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारागर तरीका क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर विविध शब्दों का प्रयोग, वाक्य प्रयोग करवाना, यानी संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारागर तरीका विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना शेष का कारगर तरीका है। लेकिन इसमें दिया हुआ 38 है, ठीक है, यानी कह रहा है, इसमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों 38 से 52 के सही सबसे उचित वाले उत्तर का विकल्प चुनना है। 38 नंबर क्वेश्चन से भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा के तात्पर्य में कक्षा में क्या है? सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने का अवसरों की उपलब्धता। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कक्षा में सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता है। अब 39 नंबर क्वेश्चन है व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। भाषा प्रयोग में व्याकरण का क्या करना? ध्यान रखना। यानी व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। व्याकरण का कार्य भाषा के दोष मुक्त बनाना है। व्याकरण के प्रयोग से भाषा अधिकतम शुद्धता की ओर अग्रसर होती है। अब 40 नंबर क्वेश्चन है अनुस्वर एवं अनुनासिक का प्रयोग करने के संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? स्वयं ही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके। यानी अनुस्वर एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को स्वयं ही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुति करके दूर किया जा सकता है, क्योंकि भाषा अर्जित कौशल है जिसके अनुसार सीखा जा सकता है। 41 नंबर क्वेश्चन है शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत प्रकट करेंगे? किससे सहमत प्रकट करेंगे? ऑप्शन नंबर सी से, यानी कह रहा है बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों में के सिर मढ़ना है। यानी प्राकृतिकवादियों के अनुसार बच्चों के फेल होने का आशय संपूर्ण शैक्षिक तंत्र का फेल होना है। अतः शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं के बच्चों को सिर मढ़ना है। अब 42 नंबर क्वेश्चन उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? किसको देंगे? ऑप्शन नंबर है मिश्रित वाक्य संरचना। मिश्रित वाक्य संरचना, हम उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय मिश्रित वाक्य संरचना को सर्वाधिक महत्व देंगे। प्राथमिक स्तर पर वर्तनीगत शुद्धता, उच्च प्राथमिक स्तर पर वाक्य संरचना तथा माध्यमिक एवं उच्च शैक्षिक स्तर पर विचारों की मौलिकता का परीक्षण लेखन क्षमता का आकलन करते समय करना चाहिए। अब 43 नंबर क्वेश्चन है सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं? किससे हैं? एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियादी होता है। यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में कथन यह है कि कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियादी होते हैं। शेष कथन सीखने सिखाने की प्रक्रिया का संगत नहीं है। अब 44 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है। क्या है? ऑप्शन नंबर विद्यागत विविधता होना। विधागत विविधता होना, यानी कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय विधागत विविधता होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इससे पुस्तक की रोचकता बनी रहती है तथा अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी होता है। अब 45 नंबर क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाला प्रश्न क्या है? पाठ्य में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही क्या आधारित होने चाहिए। यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक के आधार पर बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले प्रश्न माध्यमिक स्तर पर पूछे जाते हैं। अब 46 नंबर क्वेश्चन है संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? क्या है? विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना। संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना शेष काम कारगर तरीका है। अब 47 नंबर क्वेश्चन है श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए हो। इसका कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? उसमें कल्पनाशील जैसी गुण का अभाव है। उसमें कल्पनाशील जैसे गुण का क्या है? अभाव है। यानी कल्पनाशील जैसे गुण के अभाव में छात्र रटे रटाए प्रश्नों का जवाब देते हैं। अतः कल्पनाशील जैसे गुणों के अभाव में श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उन्हें याद किए हैं। ठीक है। अब 48 नंबर क्वेश्चन किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा
सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न हो। अब जिन जिन बच्चों की मातृभाषा हिंदी से भिन्न है उन्हें हिंदी भाषा सीखने तथा अधिक कठिनाई सामना करना पड़ता है। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी और सार्थक है? कौन सा है? यानी फेरी वालों की आवाज़ें सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करने के दिखाइए। यानी कह रहा है बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है कि उन्हें कक्षा जाए, फेरी वालों की आवाज़ सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। ठीक है। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, सभी भाषाई कुशलताएं। इसका मतलब है सभी भाषाएं कुशलताएं एक दूसरे से संबंध है। भाषा ये कौशल या कुशलताओं से आज से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये प्रत्यय कौशल एक दूसरे से संबंध है। अब 51 नंबर, भाषा का प्रमुख कार्य है, क्या है? संप्रेषण करना। क्या है? संप्रेषण करना। भाषा का प्रमुख कार्य संप्रेषण करना है। विचार विनिमय भाषा का प्रमुख गुण है। विशेष भाषाई कौशल है। अब 52 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह क्या है? पाठ्य के मूल भाव पर बातचीत करे। पाठ्य के मूल भाव पर क्या करे? बातचीत करे। पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह पाठ्य के मूल भाव पर बातचीत करे। इससे बच्चे का मस्तिष्क उसी दिशा में सोचने को तैयार हो जाता है। पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में अंत में बताया जाता है कि कठिन शब्दों का निवारण पाठ के दौरान किया जाता है। इससे बच्चे का मस्तिष्क उसी दिशा में सोचना तैयार हो जाता है। पाठ से मिलने वाली सीख बारे अंत में बताया जाता है। कठिन शब्दों का निवारण पाठ के दौरान किया जाता है। पाठ के रचनाकार का परिचय प्रारंभ में ही देना आवश्यक है, परंतु प्रारंभ से ही उसका परिचय लिखवाना उचित नहीं है। ठीक है। अब आते हैं 53 से 60, गद्यांश को पढ़कर देना है। ठीक है। हम लोग गद्यांश हमेशा चेंज होते रहता है, कोई फायदा नहीं है गद्यांश से देखना। ठीक है। चलिए यहाँ पे अब खत्म होता है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे संस्कृत भाग 3। ठीक है। इसमें 61 से 90 तक संस्कृत है। इसमें भाग 1 में भाषा यहाँ पे दिया है संस्कृत। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले दिया इसमें गद्यांश हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है। तो इससे कोई फायदा नहीं है हम लोग का इसको पढ़ने से। 61 से 69 तक गद्यांश का आंसर क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ देते हैं। हम लोग एक बार 70 से देखते हैं। ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। कह रहा है यानी अधोलिखित प्रश्नानम विकल्प तो तरेभ्य उचित मम उत्तरम चित्वा लिखित। यानी भाषा 75 कह रहा है, भाषाया अधिग्रहण समये किम प्रथम अगच्छति। यानी इसका आंसर क्या होगा? अर्थ। यानी कह रहा है भाषा के ज्ञान अधिग्रहण के समय पर सर्वप्रथम अर्थ का आना सुनिश्चित करता है। अर्थात सर्वप्रथम पहले सोपान में भाषा का ज्ञान अर्थ के ज्ञान पर निर्भर रहता है। ठीक है। अब देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 71 नंबर कह रहा है कि अधोलिखित क्या है? अधोलिखित वाक्येषु कथम न समीचितम चिन्हम। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। यानी कह रहा है सर्वे भाषाधि क्या है? सर्वे भाषाधिगमा विषयाधिगमा भवति। ठीक है। यानी कह रहा है सर्वे भाषाधिगमा विषयाधिगमा भवति। यह वाक्यांश भाषाधिगम पर ठीक नहीं है। अतः उपयुक्त 4 विकल्पों में से यह विकल्प शुद्धता की दृष्टि से सर्वत्र अशुद्ध एवं अप्रामाणिक है, क्योंकि ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि सभी भाषाओं का ज्ञान मात्र विषयगत ज्ञान से पूरा हो जाए। ठीक है। अब आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है श्याम कक्षाया छात्रान युगलेषु विभाजित प्रत्येकम युगलाय बोधपट्टयम तीर्ति अनंतरम सतानम ध्यानपूर्वक पठित्वा तत् लेखितु निर्देशित एवं स किम कुरुतः प्रयत्ने। क्या होगा? पारस्परिक श्रुत लेखनम। यह स्पष्ट हो रहा है कि उपयुक्त प्रयास पारंपरिक श्रुत लेखन है, अर्थात आपस में सहयोग भावना के द्वारा सभी छात्र छात्राएं 100 कक्षा में श्रुत लेखन में संलग्न है। श्रुत लेखन का शाब्दिक अभिप्राय सुनकर लिखना है। ठीक है।
अब है 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पठनस्य शिखर पाद क्रम पदतो अध्यते, यानी क्या होगा इसका पुनातः अव्ययवानम प्रति गच्छति, यानी पढ़ने की शिखर पाद क्रम पद्धति का अध्येता पूर्व अव्यय तथ्यों की ओर जाता है। अर्थात शिखर पाद क्रम पद्धति वह पद्धति कहलाती है जिसमें रुचिकर्ता या अध्ययनकर्ता शब्दस्य पूर्ण अवयवों को प्राप्त करता है। अब 74 नंबर क्वेश्चन है केतन, क्या है केचन बाला कक्षायाम अवरोधन कारणता भयात वा वन वदंती एदत अस्ति, क्या होगा मनोवैज्ञानिक बाधा। मनोवैज्ञानिक बाधा के अंतर्गत यह देखा जाता है कि छात्र छात्राएं शिक्षण कार्य के समय पर बिल्कुल चुप रहते हैं, जबकि उनके मस्तिष्क में अनेक प्रश्नगत विचार उत्पन्न होते रहते हैं। फिर भी वह यह सोचते हैं कि कहीं मेरे प्रश्न से कक्षा बाधित न हो जाए। ऐसे बालक बुद्धि धारणाएं मनोवैज्ञानिक का कारण होती है, ऐसे वैज्ञानिक भी सिद्ध करते हैं। अब 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शिक्षार्थी नाम त्रुटि संशोधनार्थ शिक्षक, क्या होगा दोषस्य पुनरावृत्त कारणत छात्रम भर्ष्यते। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहा है ऑप्शन नंबर बी छात्रनाम प्रोत्साहित आशावादी प्रवृत्तिम धरायत, यानी शिक्षक सदैव शिक्षार्थियों की त्रुटि संशोधन हेतु वह छात्रों को प्रोत्साहित करता है और आशावादी प्रवृत्ति को भी धारण करता है। अर्थात विद्यार्थी को वह शिक्षक यानी भविष्य के प्रति सचेत करके ही उनका त्रुटि संशोधन नामक अस्त्र का प्रयोग करता है। अब 76 नंबर 76 का है यानी अधसत्नेषु कथम भाषा परिवार भारते न विराजते, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा अल्ताइक, क्या होगा अल्ताइक, यानी कह रहा है ऑप्शन नंबर सी भारत में दृढ़ एवं परिपक्व भाषा परिवार का विश्लेषण मिलता है जिसे विद्वानों ने अपने ज्ञान की खोज द्वारा सिद्ध किया है, जिसमें से द्रविड़ एवं भाषा परिवार मुख्य है। प्रश्न अनुसार द्रविड़ तिब्बत वर्तमान इंडो आर्यन ये भारोपीय भाषा परिवार नर्तक है, जबकि अल्पाइक भाषा के भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं है। अब 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 है पठनम नाम, क्या होगा अर्थकरणम। प्रश्नानुसार पठन क्या है, यही प्रश्न बनता है। अतः पठन का अर्थ यह करण या सहायक है, क्योंकि पूर्वोल्लेखित भी है कि पढ़ने का प्रथम सोपान भाषा के अंतर्गत अर्थ ज्ञान से है, अतः पठन का कारण अर्थ ज्ञान ही है। अब 78 नंबर क्वेश्चन अनुमानम एकम उपकौशलम अस्ति, क्या होगा पठनस्य। अनुमानम एकम उपकौशलम अस्ति, क्या होगा पठनस्य। शिक्षणाभ्यास में पठन के कौशलों का वर्णन मिलता है, जैसे लेखन कौशल, श्रुति कौशल, उच्चारण कौशल इत्यादि। इसी प्रकार अनुमानम भी एक कौशल है, लेकिन अनुमान का एक उपकौशल भी है, वह है पठन का कौशल। अतः अन्य विकल्पों में पठन विकल्प सही है। अब 79 नंबर क्वेश्चन है सुनीताया भाति भाषा निमायनाम रूपानम च ज्ञानम अस्ति एतेन तस्या विकास अस्ति, क्या होगा भाषिक सामर्थ्य, यानी सुनीता नामक एक छात्रा को भाषा नियमों और रूपों का ज्ञान है। ऐसा ज्ञान ज्ञान विकास भाषा सामर्थ्य के अंतर्गत आता है, अर्थात भाषा में पकड़ एवं रुचि ही भाषा सामर्थ्य का उदाहरण कहलाता है। अन्य तीनों विकल्प कम उचित एवं अपूर्ण है। अब है 80 नंबर क्वेश्चन है भाषादिगमार्थ निवेशित पाठस्य कृते प्रमाणी के ग्रंथस्य अति आवश्यकता किमर्थ भवन्ति, क्या होगा एतेन स्वाभिक भाषायाम प्रदर्शन भवति। भाषा अधिगम अर्थ के संबंध में निवेशित पाठ के अंतर्गत प्रमाणिक भाषा का प्रदर्शन होता है, अर्थात स्वयं अर्जित भाषा ज्ञान का प्रयोग बालक भाषा अध्ययन के समय पाठों में प्रयोगार्थ सूचना एवं सामर्थ्य का प्रयोग करते हैं। अब 81 नंबर क्वेश्चन है सुंदरी एकस्य
अभ्यास कार्यस्य नियोजनं कृतवती यस्मिन् सा प्रत्येक पश्चिम शब्दस्य लोपं कृतवती यदत् अभ्यास कार्यम अस्ति। यानी क्या होगा, रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा। यानी कह रहा है सुंदरी नाम की एक बालिका अपने अभ्यास कार्य को संपन्न करती है जिसमें प्रत्येक 5वें शब्द का लोप वह बालिका करती है। ऐसा अभ्यास कार्य बालिका द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति की परीक्षा से संबंधित है। व्याकरण परीक्षा, लेखन परीक्षा, अनुमान कार्यम इत्यादि विकल्प अशुद्ध है। ठीक है, अब आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। अदौ नियम ज्ञानम अंतरम तस्य प्रयोगम इति व्याकरण अस्ति। क्या होगा, अरोहात्मकाव्यारण। क्या होगा, अरोहात्मकाव्यारण। ठीक है, प्रारंभ में नियम ज्ञान के बाद उसका प्रयोग करना, ऐसा व्याकरण ज्ञान अवरोधनात्मक व्याकरण ज्ञान के अंतर्गत आता है। अर्थात पहले नियम बनाना और बाद में उसका प्रयोग करना ही अवरोधनात्मक व्याकरण ज्ञान है। अब है 83 नंबर क्वेश्चन। यात्रा वृत्तांत एका विधा अस्ति। क्या होगा, साहित्य। यात्रा वृत्तांत एका विधा अस्ति। क्या होगा, साहित्य। ठीक है, यानी कह रहा है यात्रा वृत्तांत साहित्य की एक विधा है। इसी तरह संस्कृति स्मरण स्मृति रेखाएं भी इसी के अंतर्गत आती है। अन्य तीनों विकल्प प्रश्न के विपरीत है। साहित्य काव्य की विधा है जिसके अंतर्गत गद्य, पद एवं चंपू भी आते हैं। अब है 84 नंबर क्वेश्चन। शब्दावली ज्ञानार्थम अधोलिखितेषु कथम न आदर्श भूतम। क्या होगा, पृथ्यता कठिन शब्दनाम अधिगम। यानी शब्दावली शब्द ज्ञानावली के नियमित अलग अलग कठिन शब्दों के अध्ययन से संबंधित होता है। अर्थात शब्दावली ज्ञान तभी पुष्टि होती है जब कठिन शब्दों के ज्ञान को संग्रहित कर लिया जाए। अन्य विकल्प संदेह मात्र दिए जाते हैं। ठीक है, अब है ये दिया है श्लोक 85 से 90 तक। श्लोक के पढ़ के देना है। ठीक है, हमेशा श्लोक चेंज होते रहता है। ठीक है, अब हम लोग सामाजिक विज्ञान देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सामाजिक अध्ययन, वैकल्पिक सोशल स्टडीज। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन है। संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्र पर की जाती है। क्या होती है, यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्र पर की जाती है। अब है रोपण कृषि। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका के उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है। यह एक व्यापारिक कृषि है। इसके अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलें चाय, कहवा, रबड़, कोक, नारियल, केला, गन्ना इत्यादि है। ठीक है, अब 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है। किसको है, बेंगलुरु को है। किसको है, बेंगलुरु। मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ बेंगलुरु को हमेशा प्राप्त है क्योंकि बेंगलुरु दक्कन पठार में अवस्थित है। अब है 93 नंबर क्वेश्चन। राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व। राज्य की विधायिका किससे अभिप्राय है, नागरिकों द्वारा निर्वाचन प्रतिनिधि से। यानी लोकतंत्र के चार स्तंभ होते हैं जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस चतुर्थ स्तंभ राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। अब 94 नंबर क्वेश्चन। फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यानी फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में। ठीक है, फौजदारी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहा है सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिक दर्ज कराई जाती है और इसके बाद अदालत में मामला दर्ज कराया जाता है। ठीक है, फौजदारी कानून चलिए जानते हैं। फौजदारी कानून ये ऐसे व्यवहार का क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है, जैसे चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या इत्यादि। ठीक है, अब 95 नंबर क्वेश्चन। अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कौन सा है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। यानी अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यानी
सही है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस जांच के दौरान किसी भी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। ठीक है। अब 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। क्या होगा? यानी भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय के बाध्यकारी है। दूसरा कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक के उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अति अन्यायपूर्ण है। ठीक है। अब है यानी कह रहा है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। अब है भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया गया है। मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी है। मौलिक अधिकार जो है न्यायालय में क्या है? बाध्यकारी है। अब हम लोग 97 से 97 और 98 99 क्वेश्चन नीचे दिए गए होते हैं। ठीक है। अब है पहिएदार कुर्सी व्हील चेयर का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है। वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है जो उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाता है। यानी क्या होगा? यानी कह रहा है 97 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? कौन होगा? अनुच्छेद 15 का। किसका अनुच्छेद? यानी उपयुक्त विद्यार्थी रंजन के संविधान में ये संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है। अनुच्छेद 15 के स के अंतर्गत राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। ठीक है। अब 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विकलांगता अधिनियम 1995 किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? कौन होगा? यानी रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। यानी विकलांगता अधिनियम 1995 कहता है कि विकलांग व्यक्ति को भी समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उसकी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूल की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। अब 99 नंबर क्वेश्चन रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा? कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाए और जाने के अनुभव कर सके। निरंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया सबसे अच्छा क्रियाकलाप होगा कि एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन किया जाए जिससे विद्यार्थियों को व्हील चेयर में ले जाना अनुभव कर सके। अब 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? किस पर? करणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। करणात्मक संबंध और निष्कर्ष को स्थापित करना। अब 101 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यंत्र में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा 7 हमारे अतीत भाग 2 पृष्ठ संख्या 28 सामाजिक विज्ञान के शिक्षण होने के नाते इस विचार विमर्श करते समय आपको शैक्षिक विचार क्या होगा? क्या होगा? विभिन्न समाजों एवं ऐतिहासिक विकास की तुलना करना। यानी एनसीईआरटी के इतिहास की पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में विश्व इतिहास संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। ठीक है। इसका मूल उद्देश्य बच्चों को विभिन्न समाजों और ऐतिहासिक विकास की तुलना करना है। अब 102 नंबर क्वेश्चन 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। ठीक है। अब 103 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ए बी और सी में से सबसे उपयुक्त उपाय को चुनना है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी पहला और तीसरा। पहला करा व्यक्तिगत अध्ययन, तीसरा करा दृश्य सामग्रियाँ। व्यक्तिगत अध्ययन और दृश्य सामग्रियाँ यानी सामाजिक और राजनीतिक जीवन को पढ़ाने के लिए परिभाषाओं का उपयोग करने से बचा गया है। अब इसकी बजाय वृत्तांतों और व्यक्ति अध्ययन केस स्टडीज का उपयोग अवधारणाओं को समझने के लिए किया गया है। लक्ष्य यह है कि सीखने वाले विद्यार्थी अपने स्वयं के अनुभवों से अवधारणाओं को समझें और उनके बारे में अपने ही शब्दों में लिखें। अब 104 नंबर क्वेश्चन पठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। क्या है? सीखे हुए समझने में
तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को समझ बनाना। सीखे हुए को समझने तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने विद्यार्थियों को समझ बनाना। यानी पुस्तक में अध्यायों के बीच बीच वह अंत प्रश्न दिए गए हैं जिनमें चित्रों, कथाओं व अनुभवों की विषय वस्तु को आधार बनाया गया है। अब इनके अपने अपने उपयोग हैं। अब 105 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? कौन सा है? विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए क्या करना है? प्रोत्साहित करना। यानी सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में सबसे उपयुक्त कथन है विद्यार्थियों का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। अब 106 नंबर क्वेश्चन, इतिहास आपके लिए सहायक होगा। क्या है? वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में। तीसरा है अतीत का वर्तमान से तुलना करने में। अतीत से वर्तमान का तुलना करने में। इतिहास वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, अतीत का वर्तमान से तुलना करने में तथा अतीत से सीख लेते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार भविष्य को सुधारने में सहायक होता है। अब 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? कौन सा है? उपन्यास। कौन है? उपन्यास। यदि कोई शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोत पर आधारित एक कार्य योजना प्रोजेक्ट करवाना चाहता है तो वह प्राथमिक स्रोत के रूप में आत्मकथाएं, समाचार पत्रों का पूरा लेखागार, मौखिक इतिहास, जीवनियों, तत्कालीन स्वतंत्रता सेनानियों और गवर्नरों को निजी पत्रों आदि का प्रयोग करता है। अब है 108 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? कौन होगा? मनोविज्ञान को। किसको? मनोविज्ञान का। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल किए गए विषय है इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और भूगोल है। अब है 109 नंबर क्वेश्चन, जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि वे क्या करें? उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना को परीक्षण करें। यानी जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर वर्णन किया जाता है तो शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे बच्चे यह समझ पाएँ कि दो विभिन्न परिस्थितियों में रहने व्यक्तियों पर उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक राजनीतिक दशाओं का प्रभाव उनके व्यवहार और कार्यों पर पड़ता है। अब है 110 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी है, कह रहा है यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशील को प्रेरित करता है। यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशील को क्या करता है? प्रेरित करता है। अब है 115 नंबर क्वेश्चन, 111 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक समानता के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? कौन होगा? परस्पर आदर। परस्पर आदर। सामाजिक समानता किसी समाज की वह अवस्था है जिसके अंतर्गत उस समाज के सभी व्यक्तियों को सामाजिक आधार पर समान महत्व प्राप्त होता है। अब 112 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक चाहता है कि उनके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशियों को स्रोतों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? कौन होगा? सरकारी वेबसाइटों को ढूंढना। सरकारी वेबसाइटों को ढूंढना। विद्यार्थियों को नगर निगम के उपलब्ध धनराशि को स्रोतों का पता लगाने के लिए सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त विधि सरकारी वेबसाइट को ढूंढनी होगी। ठीक है। अब 113 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई रेखा के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? किसको? जलाशयों का विवरण। क्या है? जलाशयों का विवरण। यानी पाई आरेख। पाई या चक्रीय चित्र में वृत्तों को प्रत्येक भाग की डिग्री में गणना करके सेक्टर में विभाजित कर दिया जाता है। इसके द्वारा अच्छी तरह जलाशयों को विवरण प्रदर्शित किया जाता है। अब 114 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? मानचित्र, ग्लोब। क्या होगी? ग्लोब। यानी कक्षा 6 का स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी क्या हो? ग्लोब। यानी 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगा? ग्लोब होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 115 नंबर, दो विषय ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषयों का चुनिए। क्या होगा?
श्रम की महत्ता, यानी लिंग और समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषय श्रम की महत्ता भी क्या होगा, गृहस्थ गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व दोनों प्रासंगिक है। ठीक है, यानी एक और दो दोनों होगा। ठीक है, अब 116 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? कौन सा होगा? कहानी सुनाने वाली विधि, कहानी सुनाने वाली विधि। ठीक है, अब 117 नंबर क्वेश्चन है, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या होगी? कौन सा होगा? किसी औद्योगिक कारखाना की यात्रा आयोजित करना, किसी औद्योगिक कारखाना की यात्रा को क्या करना? आयोजित करना। ठीक है, अब 118 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसकी रचना प्राकृतिक में की गई है। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, ये 3 को दिया है ऑप्शन, इसमें से कौन सा होगा? चलिए देखते हैं। कह रहा है इसका वेबसाइट ने कोई उत्तर नहीं दिया है। कह रहा है वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व में हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। इसे 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि आग के देवता, इंद्र के युद्ध के देवता और सोम देवता। ठीक है, सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृति कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? किसमें स्थित है? ऑप्शन नंबर डी है प्रशांत महासागर में। मनाकी पर्वत हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के नज़दीक प्रशांत महासागर में स्थित है। यह प्रशांत महासागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। इसकी ऊंचाई 10,210 मीटर है। यह एक ज्वालामुखी सुप्त पर्वत है और माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना? 8,848 मीटर है। ठीक है, और इसका कितना है? 10,210 मीटर है। अब है 120 नंबर क्वेश्चन, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है क्या है? बौद्धों के नियम। त्रिपिटक पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, ब्रजयान आदि मानते हैं। ठीक है, अब 121 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पटवारियों लेखापालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करता है? तहसीलदार। कौन करता है? तहसीलदार। जमीन के नाप और उसकी रिकॉर्ड रखना पटवारी लेखापाल का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, पटवारी किसान की भूमि कर की भी इकट्ठा करता है और सरकारों को उगाने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। अब 122 नंबर क्वेश्चन है, महापाषाण पाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, महापाषाणों का उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। महापाषाण बड़ा पाषाण पत्थर कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई है। ठीक है, अब आते हैं 123 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है? कौन होगा? पोताश्रय तरंगे। कौन होगा? पोताश्रय तरंगे। भूकंपीय तरंगे निम्न 3 प्रकार की होती है। भूकंपीय तरंगे निम्न कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला है पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे। ये भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक वेगवान होती है और सिस्मोग्राफ स्टेशन पर सर्वप्रथम पहुंचती है। ये ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थों से होकर यात्रा कर सकती है। दूसरा है एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे। यह पी तरंगों के बाद प्रकट होती है और यह लहरों तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है। तीसरा है एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। यह तरंगे अधिकेंद्र पर सबसे देर में पहुंचती है। इसकी वेग सबसे कम और इसकी गति का प्रभाव जल एवं थल दोनों पर होता है। कारण स्वरूप ये सर्वाधिक विनाशकारी होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पोताश्रय तरंग भूकंपीय तरंग नहीं है। अब 124 नंबर क्वेश्चन, एडूसैट से क्या अभिप्राय है? क्या है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह एडूसैट। ठीक है, एडूसैट को जीसैट 3 के नाम से भी जाना जाता है। यह मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। यह पाठशाला स्तर से उच्च शिक्षा स्तर को सुदूर शिक्षा के लिए बना है। ठीक है, अब आते हैं 125 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्यक में भूतापन के कारण प्रभावित होता है? कौन है? जीवमंडल। कौन है? जीवमंडल।
जीवमंडल यानी जीवमंडल एक एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा का साथ मिलते हैं, जिसमें मानव सहित सभी जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्यक में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं। अब है भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रपट्टी के चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब आते हैं जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है जलमंडल। यह पृथ्वी पर 71% भाग जल है। ठीक है। अब आते हैं वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। अब आते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट सेल से बना है, निम्नलिखित में से सेलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? बहिर्भेदी आग्नेय सेल। बहिर्भेदी आग्नेय सेल के रूप में आता है। यानी जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर बने इस प्रकार के सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। अब 127 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्थूल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? पठार में। यानी स्थूलों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? पठार में। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण है उसमें पाया जाता है, जैसे उत्तरी स्वीडन, लॉयस्क, ओटेरियो, कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम अन्य महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। अब 128 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से दो कथनों पर विचार कीजिए। क्या होगा? यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। यानी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाता है। दूसरा है सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती है। निकल रहा है लोकतंत्र में मूलभूत, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ये होगा। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह होगा कि लोगों में नियमों को बनाने के भागीदार खुद ही शासन करें। अब आते हैं 129 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चहारबाग का एक स्थल नहीं है? कौन है? ऑप्शन नंबर बी है कुवत अल इस्लाम मस्जिद। नहीं तो चहारबाग का कौन है? लाल महल बारी, हुमायूं का मकबरा, शालीमार बाग, ये तीनों है। ठीक है। चार बाग का है चहारबाग। हाँ, इनका निम्न में से कुवत उल इस्लाम मस्जिद चारबाग शैली के स्थित नहीं है, मैंने स्थान में नहीं है। मुगल चार बाग स्थल, हुमायूं के मकबरे के चार बाग। दूसरा है कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चार बाग। तीसरा है लाल महल बारी में चार बाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया है। जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के पास, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में किया था। ठीक है। अब है 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है संवैधानिक दिशा निर्देश के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर में बटी है। पंचायती राज व्यवस्था कितने में? 3 स्तर में बटी है। अब 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है? कौन सा होगा? कबीर। कौन होगा? कबीर। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। हमें इनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह में मिलता है। अब 132 नंबर क्वेश्चन है, गढ़ कटांगा के लिए, यानी गढ़ कटांग के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। निकल रहा है गढ़ कटांग का गोंड एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खास धन कमाया था। ठीक है। अब है 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है? किस काल की है? राष्ट्रकूट काल की है। यानी एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। अब 134 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? कौन सी है? यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। ठीक है। 135 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं?
रेगिस्तान में। कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में। ठीक है, यानी रेगिस्तान में पवन, अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। अब 136वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? कौन है? मुर्शिद कुली खां। कौन है? मुर्शिद कुली खां। अब 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यानी मिलान करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यानी कह रहा है 137 नंबर क्वेश्चन, यानी मिलान करना है। क्षोभ मंडल कौन सा होगा? यानी ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इसका आंसर होगा। बी का मतलब हुआ ये। ठीक है, यानी क्षोभ मंडल क्या करता है? क्षोभ मंडल मौसम की लगभग सभी घटनाओं को इस परत में घटित होती है। ठीक है, पहला का चौथा, दूसरा का तीसरा, यानी समताप मंडल क्या होगा? इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। ठीक है, और तीसरा का दूसरा। मध्य मंडल जो होता है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। वायुमंडल जो होता है, आयन मंडल इस परत का एक भाग होता है। आयन मंडल का क्या होता है? परत का एक भाग होता है। कौन? वायुमंडल। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में चिकित्सा पर्यटन के संदर्भ में निम्नलिखित के दो कथनों पर विचार कीजिए। क्या होगा? पहला सही है, यानी पहला कह रहा है, वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधा प्राप्त होती है। ठीक है, अब 139 नंबर क्वेश्चन, रामाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी है, वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। अब रमाबाई ने अपना पिता से संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करके 12 वर्ष की उम्र में ही 20,000 श्लोक कंठस्थ कर लिए थे। अब उनके समय में यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, अब आते हैं 140 नंबर क्वेश्चन। 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज का बादशाह नहीं माना जाएगा? कौन? कैनिंग। कौन माना है? कैनिंग। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उनकी मृत्यु के बाद उनका किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। अब 141 नंबर क्वेश्चन, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी ने विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा इसमें गलत? यानी ऑप्शन ए क्या है? गलत है, आंसर ए होगा। लेकिन सही क्या है? अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काटा दिया। सी कह रहा है, औपचारिक शिक्षा ने भारतीयों को मस्तिष्कहीनता का भाव पैदा कर दिया। डी कह रहा है, पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभव और व्यवहार ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तक पर आधारित बल दिया, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब 142 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यानी पहला सही है, दूसरा गलत है। कह रहा है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने एक नया अधिनियम पारित किया। अधिनियम भारत सरकार का अधिनियमित 1858 पर पारित किया, जिसके प्रावधान निम्न है। क्या है? पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया। अब 143 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वायुवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन था? सी राजगोपालचारी। दक्षिण भारत तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह के एक वायुवृद्ध राष्ट्रीय नेता सी राजगोपालचारी थे। इन्होंने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुरापल्ली वेदनारायण तक नमक यात्रा की। अब 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया है? यानी ऑप्शन नंबर डी है, उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गिरी युद्ध में भाग लिया।
यानी 1873 में फूले ने गुलामगिरी नामक किताब लिखी। इसमें लगभग 10 वर्ष पूर्व अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था। अब जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा का खत्म कर दिया गया और फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकाओं को समर्पित की जिन्होंने गुलाम को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। अब 145 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, पहला और दूसरा दोनों गलत है। ठीक है, यानी चलिए इसका व्याख्या ही पढ़ लेते हैं। कह रहा है अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संविधान राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। अब वर्तमान में भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय? 25 हो गए हैं। ठीक है, अब 146 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसके पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? कौन है? ऑप्शन नंबर डी है, यानी सूती कपड़े। क्या है? सूती कपड़े। यानी मसालों की तलाश में जब प्रथम बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्हें दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। ठीक है, कालीकट से निकलने के बाद कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह से के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। अब 147 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। क्या होगा? ऐसी विषय वस्तु विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सकें। ठीक है, यानी यदि कोई शिक्षक यह अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है और इस भार को कम करने के लिए वह सुझाव मांगता है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त सुझाव यह है कि उसे ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करनी चाहिए जो विषय सीमाओं को पर करके कई प्रत्ययों को सीख सकें। इससे विषय का भार कम होगा और बच्चे अन्य विषय अंत संबंध स्थापित कर पाएंगे। अब 148 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कुपकी खनन। क्या कहता है? कुपकी खनन। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनन प्रकार होता है वितरित खनन, कुपी खनन, प्रवेदन। ठीक है, अब 49 नंबर क्वेश्चन है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरोपियन का उदाहरण है। क्या है? संभाव्य संसाधन का। संभाव्य संसाधन। ठीक है, संभाव्य साधन वे साधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती और इस समय इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो इस संसाधन का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 150 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गर्म जल के झरने किससे प्राप्त ताप ऊर्जा को परिणाम स्वरूप बनते हैं? किससे होता है? भूतापीय ऊर्जा से। किससे? भूतापीय ऊर्जा। अब आते हैं भूतापीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरने के रूप में प्रकट होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 150 क्वेश्चन फाइनल हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।